हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 15 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे जो कि है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, वायु और जल के बारे में पढ़ा था। ये भी जाना कि विभिन्न संघटनों का जो प्रकृति है उसमें बार बार चक्रण किस प्रकार से होता है। पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि हमारे क्रियाकलापों से इन संसाधनों को प्रदूषण हो रहा है ना। तो इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम किस प्रकार उनका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है हम ये भी सोचें कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसाधनों का संपोषण, रिसाइकल हो सके, है ना। हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें। हम वन्य और वन जीव, है ना, जल, कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे और उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो हम अक्सर ही पर्यावरण समस्याओं के बारे में सुनते या पढ़ते हैं। तो ये अधिकतर वैश्विक समस्याएं हैं और इसके समाधान और परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। तो इसके लिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कानून और विनियम हैं, है ना। हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून बने हुए हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं और संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। और जब ये जागरूकता बढ़ती है तो कुछ न कुछ कदम भी उठाए जाते हैं, है ना। आपने गंगा सफाई योजना के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो कई करोड़ की ये योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता जो है वो बहुत कम हो गई थी। ओके, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है और जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाती है। जल इसी से प्रदूषित हो गया। ठीक है, गंगा का जल। तो चलिए गंगा का प्रदूषण क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो फ्रेंड्स, गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के 100 से भी अधिक जो नगर हैं उन्होंने इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण इन नगरों के द्वारा उत्सर्जित कचरा और मल का इसमें प्रवाहित किया जाना है। इसके अलावा मानव ने जो उसके क्रियाकलाप जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख और शवों को बहाना, यही नहीं, जो उद्योगों के द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन है उसको गंगा में प्रदूषण का स्तर इससे इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले, मतलब गंगा जो है विषैली हो गई है, प्रदूषित हो गई है। इससे जल में मछलियां मरने लग गई हैं। ओके, तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि जो कुछ मापने योग्य कारक है उसका यूज़ करके जल की गुणवत्ता का निर्धारण और प्रदूषण मापन किया जाता है। कुछ प्रदूषक बहुत कम मात्रा में होते हुए भी हानिकारक हो सकते हैं और इसके मापन के लिए हमें एक बहुत ही परिष्कृत उपकरण की आवश्यकता होती है। पर चैप्टर 2 में हमने ये भी पढ़ा है कि जल का pH सरलता से सार्वसूचक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से मापा जा सकता है। ओके, पर हमें समस्या के विशाल रूप को देखते हुए हताश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिसके द्वारा हम स्थिति में अंतर ला सकते हैं। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के विषय में तो आपने सुना ही होगा। क्या क्या? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, है ना। तो कम उपयोग, इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे और बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाली नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं, है ना। आपको ये जो आहार है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर पुनः चक्रण, रिसाइकल। तो इसका अर्थ ये है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं, ऐसे ही पदार्थ का पुनर्चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। जब तक कि बहुत आवश्यक न हो इसका नया उत्पादन या संश्लेषण नहीं होना चाहिए। और इसके पुनः चक्रण के लिए पहले हम जो अपशिष्ट या अपद्रव्य है उसको अलग करना होगा,
है ना, जिससे कि पुनः चक्रण योग्य जो वस्तुएं हैं वो दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दी जाए। क्या आपके गांव, कस्बे या नगर में ऐसा कोई प्रबंध है जिससे इन पदार्थों को पुनः चक्रण करके किया जाता हो? फिर नेक्स्ट है रीयूज, पुनः उपयोग। ठीक है, तो ये पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। फिर जो खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें हैं, डिब्बे इत्यादि हैं, उसका उपयोग आप रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि जैम और सॉस के जो बॉटल होती है उसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं, है ना। तो यही नहीं, ये कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग की नीति अपनाकर हम पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय भी हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तात्कालिक या दीर्घकालिक या फिर व्यापक हो सकते हैं। ठीक है, तो संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास को प्रोत्साहित तो करती ही है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। और आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसीलिए संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है और ये लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। 16.1 हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? तो केवल सड़कें, इमारतें ये ही नहीं, बल्कि वो सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, पुस्तक, खिलौने, फर्नीचर, औजार और जो हमारे ट्रेवलिंग के मीन्स है, वाहन हैं, तो सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध है ना, पृथ्वी पर ही मिलते हैं और प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वो है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। पर ये ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा कुछ प्रक्रम से और जो अलग अलग भौतिक और रासायनिक प्रक्रम है उसके द्वारा ही प्राप्त होती है ना। तो हमें अपने संसाधनों की बहुत ही सावधानी पूर्वक, विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये संसाधन असीमित नहीं है ना। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तेजी से जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग में भी कई गुना से तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण है उसको भी ध्यान में रखना होगा कि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। संसाधनों का अर्थ उसका दोहन और शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसका वितरण सभी वर्गों के लिए समान रूप से हो, न कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है, और एक बात पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि खनन है ना, जो खनन है उससे प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातुमल भी निकलता है और संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, तो अब देखेंगे 16.2 वन एवं वन्य जीवन। तो वन संपदा का प्रबंधन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं। वन्य जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है ना, विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विभिन्न स्पीसीज की संख्या है, पर जीवों के अलग अलग स्वरूप जैसे कि जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप ये भी हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है। प्रयोगों और सुव्यवस्थित
इस वस्तु स्थिति के मतलब अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो जाता है ना। इसीलिए कहा गया है कि वन संपदा का प्रबंधन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं 16.2 का 1 स्टेक होल्डर या दावेदार। ओके, तो हम सभी जो अलग अलग वन उत्पादों का यूज़ करते हैं, पर वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प हैं, पर कुछ लोगों के पास नहीं है। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें ये भी सोचना होगा कि इसके दावेदार कौन कौन है ना, इसके स्टेक होल्डर कौन कौन है। तो पहला है वन के अंदर और इसके आसपास में रहने वाले लोग, है ना, अपनी जो अनेक आवश्यकताओं के लिए इस वन पर निर्भर रहते हैं। फिर दूसरे हैं सरकार और वन विभाग, जिसके पास वनों का स्वामित्व है और वे वनों से प्राप्त संसाधनों को नियंत्रण करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो उद्योगपति हैं, जो कि जैसे तेंदुपत्ता होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, बीड़ी बनाने की। फिर कागज मिल में वन के जो अलग अलग उत्पाद हैं उसका यूज़ किया जाता है, पर वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते हैं। फिर अगला है वन्य जीवन और प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति का संरक्षण इसकी जो आद्य अवस्था है उसी में करना चाहते हैं, है ना, जो उसकी अभी की जो अवस्था है उसी रूप में करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं क्या क्या हैं और वे वन से उन्हें क्या क्या प्राप्त होता है ना। तो स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ियां और छाजन की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भोजन इकट्ठे करने और भंडारण के लिए भी होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने और शिकार करने के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। इसके अलावा वन जो है वो मछली पकड़ने और शिकार के स्थल भी हैं। तो अलग अलग व्यक्ति फल, नट्स, औषधि एकत्र करने के साथ साथ अपने पशुओं को वन में चराते हैं और उसका चारा वनों से इकट्ठा करते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा? तो ये मत भूलिए कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उससे पहले यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्होंने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे संपोषण भी होता रहे। मतलब जो वन है उसका यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिसाइकल भी होता रहेगा। ठीक है। तो अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। फिर वन संसाधनों का किसी न किसी सीमा तक बहुत अधिक दोहन भी शुरू हो गया। स्वतंत्रता के बाद फिर वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, पर प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकता और ज्ञान की उपेक्षा होती रही। इसलिए वनों के बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्ष जैसे कि पाइन, टीक या फिर यूकेलिप्टस के वनों में जो मतलब परिवर्तित हो गए, है ना। जहाँ पर वन होते थे वहाँ पर सिर्फ इन जो गिने चुने वृक्षों की अधिकता हो गई। तो इन वृक्षों को उगाने के लिए सबसे पहले सारे क्षेत्र से जो अन्य जो सभी पौधे हैं उसको हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई। और यही नहीं, स्थानीय लोगों की जो विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि पशुओं के लिए चारा, औषधि के लिए वनस्पति, फल और नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। तो इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला, जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। ओके, तो क्या आप जानते हैं कि कितने उद्योग और वन उत्पाद पर निर्भर करते हैं? टिम्बर, इमारती लकड़ी, कागज, लाख, खेल के सामान इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। तो उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र नहीं मानते। फिर निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार के उद्योग के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफ़ी ऊपर तक होती है और इसीलिए उन्हें उस क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसी वन में टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वो दूरस्थ वनों के टीक प्राप्त करने लगेंगे, है ना। तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वे इसका जो इष्टतम उपयोग है सुनिश्चित करें, जिससे कि वो आने वाली जो पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। आपके विचार में लोगों को इस प्रकार व्यवहार करने से कैसे रोका जा सकता है, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है।
फिर अब अंत में हम ये चर्चा करते हैं कि प्रकृति और वन्य जीवन प्रेमी, है ना, जो कि वन पर निर्भर तो नहीं है पर वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है ना। ये बिश्नोई समुदाय जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संरक्षण का प्रारंभ बड़े बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी और गैंडों से हुआ है। अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूरी तरह से संरक्षित रखने को महत्व को समझ लिया है, पर क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए हैं? इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि स्थानीय निवासी परंपरा के अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास करते रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देख लें कि राजस्थान के जो बिश्नोई समुदाय हैं, है ना, उनके लिए वन और वन्य जीव प्राणी संरक्षण उसके धार्मिक अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया था, है ना। तो भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है और ये पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। तो अध्ययन ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि वनों के परंपरागत उपयोग के तरीके के विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। उदाहरण के लिए देखें तो विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में एल्पाइन के वन हैं जो भेड़ों के चारागाह थे। ठीक है, तो घुमंतु या खानाबदोश चरवाहे हर वर्ष ग्रीष्मकाल में अपनी भेड़ों को घाटी के इस क्षेत्र मतलब घाटी से इस क्षेत्र में चराने के लिए ले आते थे, पर इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद इस परंपरा को रोक दिया गया। अब यह देखा गया कि पहले तो ये घास बहुत लंबी हो जाती थी, फिर लंबाई के कारण जमीन पर गिर जाती थी, जिससे नई घास की वृद्धि रुक जाती है। तो संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक रोकने की प्रबंधन नीति संभवतः लंबे समय तक सफल नहीं हो पाई। किसी भी प्रकार से वनों को होने वाली जो क्षति है उसके लिए केवल स्थानीय निवासियों को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। हम औद्योगिक आवश्यकताओं और विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क और बांध निर्माण से वनों के विनाश और इससे होने वाले क्षति से आंखें मूंद सकते हैं, है ना। इन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के द्वारा और उनकी सुविधा के लिए की गई व्यवस्था से होने वाली क्षति के बारे में भी विचार करना होगा। हमें मानना होगा कि वनों की प्राकृतिक छवि है उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। हमें इस हस्तक्षेप की प्रकृति और सीमा को नियंत्रित करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा जो पर्यावरण और विकास दोनों के हित में हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब पर्यावरण और वन संरक्षित किए जाएं, इसके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए। और यह विकेंद्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चलते रहें, है ना। जिस प्रकार का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हम चाहते हैं उससे ही अंततः ये निर्णय होगा और उससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा होगा, है ना। तो इसका जो पर्यावरण के पौधों और जंतुओं को सिर्फ सजावटी संग्रह नहीं माना जा सकता। ये एक जटिल व्यवस्था है जिससे हमें उपयोग के लिए अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। हमें अपने आर्थिक और सामाजिक विकास की आपूर्ति हेतु इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 16.2 का 2 संपोषित प्रबंधन। तो हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, मतलब दावेदार, ये स्टेक होल्डर या दावेदार के ऊपर पढ़ा हमने, तो दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन के संदर्भ में समान है। उद्योगों को वन संपदा अधिकतर बाजार के मूल्यों से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। जब स्थानीय निवासियों को इससे वंचित रखा जाता है तो चिपको आंदोलन आपने सुना है, ये जो कि 1970 में हुआ था, है ना। तो चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। और ये आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नाम के एक गांव की घटना है ना। और ये 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। तो ये विवाद लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि गांव के पास के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था, है ना। तो एक निश्चित दिन वो जो ठेकेदार है उसके आदमी वृक्षों को काटने के लिए आए,
जबकि वहाँ के निवासी पुरुष वहाँ पे नहीं थे। बिना किसी डर के वहाँ की महिलाएं फौरन वहाँ पहुँच गई और उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर चिपक गए, मतलब तो ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका इस तरह से उन्होंने, और अंततः ठेकेदारों को अपना काम बंद करना पड़ा। तो प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में फिर से पूर्ति होने वाले इन संसाधनों का संरक्षण जो है वो अंतर्निहित है, और इसी उद्देश्य से उसके उपयोग के तरीके पर प्रश्न उठाए गए। लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काट कर गिरा दिया होता और क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते, परंतु जो स्थायी निवासी हैं, स्थायी समुदाय हैं, वो वृक्षों के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाएं और पत्तियां ही काटता है, जिससे समय के साथ साथ उसका फिर से पुनर्भरण हो जाता है। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत से समुदायों में फैल गया और जन संचार ने भी इसमें योगदान दिया था। सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि किसके वन जो है वो किसके हैं, और वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए फिर से विचार करने पर मजबूर किया सरकार को। ओके, तो अनुभव ने लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोत भी प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण। तो 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता लगा। ठीक है, तो सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्यवाही से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई, जिसके कारण वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़पें होने लगी। इन झगड़ों ने नक्सली और हिंसक आंदोलनों को और भी हवा दी और इसी कारण वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया। मिदनापुर के अराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी A.K. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया और उसके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन को वन की जो 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र में जो देखभाल की जिम्मेदारी दी गई और उससे उनको रोजगार भी मिला। साथ ही उन्हें वहां पर से उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन और लकड़ी पशुओं को चराने की अनुमति दे दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति और सक्रिय भागीदारी से 1983 तक अराबाड़ी का साल वन जो है वो समृद्ध हो गया और पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया। तो ये सब कैसे हुआ? तो वन प्रबंधन में लोगों के भागीदारी के कारण ही संभव हो पाए। ठीक है, 16.3 है सभी के लिए जल। तो धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? जल है ना। तो मनुष्य ने किस प्रकार से जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, साथ ही मनुष्य की प्रकृति में दखल से उन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता जो है वो प्रभावित हुई है ना। तो फ्रेंड्स, वर्षा के जो प्रतिरूप है उसके अध्ययन से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जल की उपलब्धता का पूरी तरह से जो ग्राफ है वो सामने नहीं आता है। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है और इसका अर्थ ये है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है और प्रकृति में मानसून के बाद किसी भी क्षेत्र के वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वो कम होने के कारण उसमें भूजल स्तर की जो उपलब्धता है उसमें भी काफ़ी कमी आ जाती है। फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषक और नगरों के कूड़े कचरे ने जल को प्रदूषित कर उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। बांध, जलाशय और नहरों का उपयोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बहुत पहले से किया जा रहा है। पहले इन तकनीकों का उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है ना, तो ये उनके द्वारा दखल भी किया गया और स्थानीय निवासी उसका प्रबंधन कृषि और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, जिससे जल पूरे वर्ष भर उपलब्ध रह सके और इन भंडारित जल का नियंत्रण भली प्रकार से किया जाता था। और जल की उपलब्धता और दशकों और सदियों के अनुभव के आधार पर
अपने इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे उसके लिए, है ना। जल की जैसी मात्रा होती थी उस हिसाब से वहाँ पर फसल उगाया जाता था। तो सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जाता था। फिर अंग्रेजों ने भारत में आकर कुछ बातों के साथ साथ, मतलब जैसे कि ऊपर हमने देखा वन पर अपना अधिकार कर लिया, उसी तरह से इस पद्धति, सिंचाई पद्धति को भी बदल दिया। बड़ी बड़ी परियोजनाओं जैसे कि विशाल बांध और दूर दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहर हैं, है ना, उसकी संकल्पना का क्रियान्वयन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिससे हमारे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने भी पूरी जोश के साथ अपनाया। और इस जो बहुत बड़ी परियोजना है, विशाल परियोजना है, उससे सिंचाई के स्थानीय तरीके जो हैं वो उपेक्षित होते गए। सरकार धीरे धीरे इसका प्रबंधन और प्रशासन ने इसको अपने हाथ में ले लिया, जिससे जल के स्थानीय स्रोत पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण जो है वो समाप्त होता चला गया। तो चलिए अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्ल। तो लगभग 400 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ, जिसे कुल्ल कहा जाता था। और झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित जो छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांव तक लेकर जाया जाता था। और इन कुल्ल से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांवों की सहमति से किया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सबसे पहले दूर के गाँव को दिया जाता था, फिर उसके बाद ऊंचाई पर स्थित गांव जो है उस जल का उपयोग करते थे। कुल्ल की देखरेख और प्रबंधन के लिए 2 या 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गांव वाले वेतन देते थे। तो सिंचाई के अलावा इन कुल्ल से जल का भूमि में क्या होता था, अंतःस्रावण भी होता रहता था, जो कि अलग अलग स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करते रहते थे। तो सरकार द्वारा इस कुल्ल के अधिग्रहण के बाद इसमें भी अधिकतर मतलब जो कुल्ल थे वो निष्क्रिय होते गए और जल के वितरण की आपस की जो भागीदारी है वो पहले जैसी व्यवस्था जो है समाप्त होती गई। ठीक है, तो ये था हिमाचल प्रदेश में कुल्ल। अब देखेंगे 16.3 का 1 बांध। तो हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं? बड़े बांध में जल संग्रहण जो है वो पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जिसके बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इनसे निकलने वाली जो नहर है वो जल की बड़ी मात्रा को दूर स्थानों तक ले जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए देखेंगे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, है ना। तो राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में इससे हरियाली आ गई है, परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही इसका लाभ उठाया जाता है, जिसके कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत लोग वंचित रह गए और जल का समान वितरण नहीं हो सका। और इसीलिए जल के स्रोत के पास रहने वाले व्यक्ति जो है वो गन्ना और धान की जैसी अधिक जल खपत करने वाली फसल जो है उगा लेते थे, जबकि दूर के लोगों को जल मिल ही नहीं पाता था। तो उन व्यक्तियों की संख्या और भी बढ़ जाती है और असंतोष होता है कि जबकि उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध और नहर बनाते समय विस्थापित किया गया था, उस समय जो वादे किए गए थे उनसे वो भी पूरे नहीं किए गए, है ना। तो बड़े बड़े बांधों को बनाने के लिए विरोध में ऐसे लोग मतलब उठ खड़े हुए, है ना। तो जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जैसे कि गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका एक अच्छा उदाहरण है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी अवश्य ही पढ़ा होगा, जिसमें नर्मदा नदी पर बनने वाली बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर विरोध हो रहा है। तो बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से होती है। कौन कौन सी? पहली है सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी जो हैं वो विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जाता। फिर दूसरा है आर्थिक समस्याएं, क्योंकि इससे जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ जो है वो अपेक्षित नहीं होता। फिर तीसरा है पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि इससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती है। तो विकास की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसमें विस्थापित होने वाले बहुत अधिक व्यक्ति जो हैं वो गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता और उन्हें अपनी भूमि और जंगल से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती। तो
1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को अभी भी वो लाभ नहीं मिल सका जिससे उनको जो वायदे किए गए थे वो उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, अब देखेंगे 16.3 का 2 जल संग्रहण। तो जल संभर, संभर मतलब भराव, जल का इकट्ठा होना। तो जल संभर प्रबंधन में मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि में जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधों और जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना है जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर मतलब संभर समुदाय का उत्पादन और आय बढ़ाता है बल्कि सूखे और बाढ़ को भी शांत करता है। फिर निचले बांध और जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ाता है। अनेक संगठन जो है वो प्राचीन काल से जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं। इन समुदायों ने जल संरक्षण के ऐसे सैकड़ों तरीके विकसित किए हैं जिसके द्वारा धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद को संरक्षित किया जा सके, जैसे कि छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण करना, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना करना, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, रेत और चूने के पत्थर के संग्राहक बनाना और घर की छतों से जल इकट्ठा करना। तो इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है और नदी भी पुनः जीवित हो जाती है। ठीक है, तो जल संग्रहण आगे देखेंगे। जल संग्रहण मतलब वाटर हार्वेस्टिंग तो भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है जिसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, खादीन, महाराष्ट्र में नाड़ी, मतलब महाराष्ट्र में इसको बंधारस कहा जाता है या फिर ताल कहा जाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंदिश कहा जाता है, बिहार में आहार या पाइन कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में कुल्ल कहा जाता है जिसको हमने ऊपर पढ़ा, जम्मू के कांदी क्षेत्र में इसको तालाब कहते हैं। फिर तमिलनाडु में एरिस या टैंक कहते हैं, केरल में इसको सुरंगम कहते हैं, कर्नाटक में कट्टा। तो इस तरह से जल संग्रहण या वाटर हार्वेस्टिंग का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। ठीक है, तो प्राचीन काल मतलब प्राचीन जल संग्रहण और जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं। उदाहरण के लिए जल संग्रहण तकनीक जो है स्थानीय होती है और इसका लाभ भी सीमित क्षेत्र को होता है। ओके, तो स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन और अतिदोहन जो है वो कम होता है। मतलब पूरी तरह ये जो है जो अतिदोहन जो है वो समाप्त हो सकते हैं इस तरह से जो उपाय हैं उसको अपनाकर। तो फ्रेंड्स, बड़े जो समतल भूभाग हैं उसमें जल संग्रहण स्थल मुख्यतः कैसा होता है, तो अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे या फिर निचले स्थान, वर्षा ऋतु में जो पूरी तरह से भर जाने वाले जो नालियां हैं वो प्राकृतिक जल मार्ग पर बनाए गए चेक डैम जो कि कंक्रीट और छोटे कंकड़ पत्थरों के द्वारा बनाए जाते हैं। और इन छोटे बांधों के अवरोध के कारण इसके पीछे जो मानसून का जल है वो तालाब में भर जाता है। केवल बड़े जलाशयों में जल पूरे वर्ष भरे रहते हैं, परंतु छोटे जलाशयों में ये जल 6 महीने या उससे भी कम समय तक रहता है, इसके बाद ये सूख जाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है बल्कि जल के जो भौम जल है उसके स्तर में सुधार करना है। जल के भौम जल स्तर के रूप में संरक्षण के कई लाभ है। भौम जल से लाभ ये है कि ये वाष्पन मतलब वाष्प न बनकर नहीं उड़ पाता, पर ये आसपास में फैल जाता है। बड़े क्षेत्र में वनस्पति को इससे नमी मिलती है। इसके अलावा इससे मच्छरों के जनन की भी समस्या नहीं होती है ना। भौम जल मानव और जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत जो तालाब वगैरह के पानी वो संदूषित हो जाते हैं, जबकि भौम जल जो है वो संदूषित नहीं होता, सुरक्षित रहता है। ठीक, नेक्स्ट है 16.4 कोयला एवं पेट्रोलियम। तो हमने कुछ स्रोत जैसे कि वन्य जीवन और जल के संरक्षण और संपोषण से संबंधित अनेक समस्याओं के बारे में पढ़ा। तो यदि हम इनके संपोषण के उपाय अपनाएं तो इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहेगी। तो अब हम एक और महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन है ना,
मतलब कोयला और पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो औद्योगिक क्रांति के समय से हम जो उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति और जीवन उपयोगी जो पदार्थों के उत्पादन के लिए करते हैं। तो ऊर्जा संबंधी ये आवश्यकता हमें कोयले और पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। तो इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ अलग तरीके से किया जाता है। पेट्रोलियम और कोयला लाखों वर्ष पहले मतलब जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होता है, इसीलिए चाहे हम जितनी भी सावधानी से इसका उपयोग करें, फिर भी ये स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए तब हमें ऊर्जा की विकल्पी स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता होगी। तो ये संसाधन यदि वर्तमान दर से उपयोग में आते रहें तो ये कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे, इस बारे में आकलनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो पेट्रोलियम के संसाधन है लगभग 40 वर्षों में, और कोयले जो है वो अगले 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रह सकते हैं। पर जब हम कोयले और पेट्रोलियम की खपत के बारे में और विचार करते हैं तो ऊर्जा के जो अन्य स्रोत हैं उसके बारे में भी विचार करना मतलब एकमात्र आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, जिसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर मतलब गंधक भी होते हैं। तो जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, है ना। तो अपर्याप्त वायु या ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और इन उत्पादों में से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। कोयला और पेट्रोलियम पर विचार करने का एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार है। यदि इसकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे कि तीव्र वैश्विक ऊष्मण मतलब ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना है, और इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं 16.5 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन। तो फ्रेंड्स, कुछ सरल विकल्प हमारे ऊर्जा की खपत में मतलब कुछ विकल्प अपनाकर इसका खपत जो है वो कम किया जा सकता है, जैसे कि बस में यात्रा करना, अपना वाहन प्रयोग में लाना या पैदल साइकिल चलाना, अपने घर में बल्ब जो है उसका यूज़ करना, फ्लोरेसेंट ट्यूब का उपयोग करना, लिफ्ट का उपयोग कम करना या सीढ़ियों का उपयोग करना। तो आप इसमें अंतर खुद जान सकते हैं कि कौन ज़्यादा ऊर्जा की खपत करेगा और कौन कम करेगा। जैसे कि सर्दी में एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहन सकते हैं, हीटर या सिगड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो हीटर का यूज़ करेंगे तो ऊर्जा अधिक खपत होगी। ओके, तो कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर भी निर्भर करता है। यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इनमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कि इसकी दक्षता भी बढ़े और वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब 16.5 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन काम है। इस पर विचार करने के लिए हमें खुले दिमाग से सभी पक्षों की आवश्यकता का ध्यान में रखना होगा। हमें ये तो मानना ही होगा कि लोग अपने हित को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास करेंगे, पर इस वास्तविकता को लोग धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं कि कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ बहुसंख्यकों के दुख का कारण बन सकता है ना, जैसे कि आज चीन कर रहा है, और हमारे पर्यावरण का पूर्ण विनाश भी संभव है ना। तो कानून, नियम और विनियम से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा, जिससे कि विकास का लाभ सभी को और सभी मतलब जो अपनी भावी पीढ़ी है उसको भी उपलब्ध हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो हमारा ये क्लास 10th का साइंस एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने क्लास 10 तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे कोई क्लास 10 का जो चैप्टर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए, और वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।